सो पर्सनल एक्सीडेंट की जहां तक हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ रोड एक्सीडेंट की हम बात नहीं करते हैं। रोड एक्सीडेंट के अलावा बाकी जो भी एक्सीडेंट होता है वो सब कुछ हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रोड में कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, वहां पे उसके कोई एक्सीडेंट या हादसा हो गया, या फिर हम बात करें कि घर पे जैसे आमतौर पे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि एक्सीडेंट एक ऐसा चीज है विच इज बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। कब किसके साथ कैसे क्या एक्सीडेंट होगा हम नहीं कह सकते हैं। सो ओवरऑल एक्सीडेंट में रिस्क क्या होता है, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है कि उसका इंजरी हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट होना हो तो उसमें अच्छा खासा खर्च आ जाएगा। ऐसे सिनेरियो में अगर फैमिली का कोई मेन पर्सन है जो एक्सीडेंट होने पर अगर सपोज कीजिए यू नो लाइक डेथ हो जाता है या फिर बाकी किसी तरह के कुछ भी नुकसान होता है, तो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी उसमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। सो ओवरऑल जीपीजीपी या फिर ग्लोबल पर्सनल गार्ड पॉलिसी इसीलिए है ताकि किसी भी इनकम जनरेटेड पर्सन को, इनकम जनरेटेड पर्सन से मेरा मतलब है जो पर्सन इनकम करता हो, उसके जो भी रिस्क है एक्सीडेंट के द्वारा, उस रिस्क को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं या फिर कहें कि इस पॉलिसी के द्वारा हम सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है जीपीजीपी पॉलिसी। इसमें हम चेक करेंगे हम किसको ये दे सकते हैं, क्या उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए और कितना कवर हम दे सकते हैं, ये सब चीजें ध्यान में देना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया, यानी किसको दे सकते हैं। तो जीपीजीपी पॉलिसी जो है, क्योंकि एक पॉलिसी पीए प्लान है या फिर हम कहें कि एक्सीडेंटल पॉलिसी है, तो एक्सीडेंटल पॉलिसी में ऑलवेज हम उन्हीं को देते हैं जिनको इनकम होता है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पर्सन का जो है ना इनकम प्रूफ होना जरूरी है। अगर उसका इनकम प्रूफ नहीं है तो यहाँ पे हम उसको ये पॉलिसी नहीं दे पाएंगे। तो मेक श्योर आप ऐसा कोई भी पर्सन जिसका एज 18 से अधिक आप देख रहे हैं 70 साल तक है, आप अगर उसका इनकम प्रूफ है तो डेफिनेटली आप वहां पे उसको पॉलिसी दे सकते हैं। ठीक है, एंड अगर वो पर्सन अपने साथ में अपने फैमिली को या फिर अपने बच्चे को ऐड करना चाह रहा है कर सकता है, लेकिन बच्चे का मैक्सिमम एज 25 साल तक हम उसमें कवर करते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 6 मेंबर को हम एक पॉलिसी में ऐड करके दे सकते हैं। इसमें सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ये सब कोई हो सकता है। सो दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जो भी पर्सन को आप ये पॉलिसी देना चाहते हो। ठीक है, ना इसमें बात करते हैं कवरेज की। तो सबसे पहले इसमें जो कवरेज आता है वो बेस कवर में एक्सीडेंटल डेथ का कवर है। इसका मतलब ये है, सपोज कीजिए कोई भी पर्सन जो कि इनकम करता हो, हमने उसको 50 लाख रुपए का पॉलिसी दिया एंड कल को अगर एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो जो 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है वो लमसम बेसिस पे हम उसके नॉमिनी को इसमें सेटल कर देंगे। मतलब सपोज कीजिए हस्बैंड को हमने पॉलिसी दिया था 50 लाख रुपए का, एज पर हिज इनकम। इनकम क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, डिपेंड करता है। तो उसके डिपेंड इनकम के मुताबिक 50 लाख रुपए एलिजिबल था। नाउ किसी भी तरीके से उसका अगर एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है, तो 50 लाख रुपए हम वहां पे पॉलिसी में जो भी नॉमिनी होगा उसको कॉम्पनसेट कर देंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोटर रिमेन्स के लिए, इसका मतलब सपोज कीजिए उसका डेथ हुआ है किसी दूसरे सिटी में या स्टेट में एंड उसको हो सकता है वहां पे लाने की जरूरत पड़े। ठीक है, किसी भी तरीके से अपने होम टाउन में या कहीं और, तो उस सिनेरियो में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च आएगा वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज देयर। एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्या होता है कि अंतिम संस्कार के समय अगर उसको किसी तरह का खर्च वगैरह हो रहा है तो उसमें भी हम लोग 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड कंपनसेट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है डेथ का तो कवर हम दे रहे हैं, बट डेथ के अलावा और भी चीजों के लिए अगर कस्टमर को वहां पे जरूरत है तो हम वो कंपनसेट करेंगे। ठीक है, सो ये पहला बेस कवर है। दूसरा बेस कवर जो है वो है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। मतलब एक्सीडेंट तो हुआ, मान लीजिए एक्सीडेंट में उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन दोनों हाथ या फिर दोनों पैर उसके कट गए, तो बॉडी का कोई भी दो मेजर अंग या मेजर पार्ट अगर एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाता है किसी का ना, तो उसको हम लोग टोटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। कौन कौन से अंग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का दोनों हाथ कट गया, किसी का दोनों पैर कट गया, दोनों आंखें किसी की चली गई एक्सीडेंट होने की वजह से, तो ये सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं बॉडी का। तो इनमें से अगर कोई भी बॉडी पार्ट उसका डैमेज होता है तो उसको टोटल डिसेबिलिटी बोलेंगे।
एंड इसमें भी जितने रुपए का वो सम इंश्योर्ड होगा, मान लीजिए उसका पॉलिसी है 50 लाख रुपए का, तो अगेन उसके नॉमिनी को हम यहाँ पे 50 लाख रुपए कॉम्पनसेट कर देंगे। ठीक है, सो ये होता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। इसके अलावा एक और होता है पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या हो गया, मान लेते हैं एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने की वजह से किसी के एक हाथ या फिर एक पैर या बॉडी का कोई दूसरा एक मेजर पार्ट जो है वो एक्सीडेंट होने की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गया, या फिर हम कहें कि डिसेबल हो गया लाइफ टाइम के लिए। तो वैसे में उसका जो भी बॉडी का पार्ट जो डैमेज हुआ है, उसका जो सम इंश्योर्ड यहाँ पे मेंशन रहेगा वो हम यहाँ पे कस्टमर को कॉम्पनसेट करेंगे। मान लेते हैं कस्टमर का एक हाथ जो है वो कट गया, तो आप देख सकते हो एक हाथ का यहाँ पे 70% ऑफ द सम इंश्योर्ड मेंशन है। मान लीजिए उसका 10 लाख रुपए का पॉलिसी है, तो उसका 70% हुआ 7 लाख रुपए, वो हम यहाँ पे कस्टमर को कॉम्पनसेट कर देंगे। अगेन उसके नॉमिनी को या कस्टमर अगर उस लायक है तो उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है एक्सीडेंट में जो मेजर 3 चीजें होती है, डेथ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसके दो कोई बॉडी के महत्वपूर्ण जो पार्ट होंगे, अंग होंगे, वो कट जाएगा, उसको टोटल डिसेबिलिटी बोलेंगे, तो वो भी कवर है। एंड साथ ही साथ उसके अलावा अगर उसका पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो वो भी हम लोग यहाँ पे इसको कवर कर सकते हैं। तो ये 3 बेस कवर है जो हम कस्टमर को देते हैं जीपीजीपी पॉलिसी में। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एड ऑन फीचर्स है जो हम आगे देखेंगे। यहाँ तक किसी भी कवरेज में समझने में किसी को कोई दिक्कत है या कोई सवाल है तो एक बार पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ऑप्शनल कवर एक बार देख लेंगे क्या क्या है। यस सर। ठीक है, प्रीमियम उसको लगेगा, जो कवर उसको जरूरत नहीं है वो देने की जरूरत नहीं, उसका प्रीमियम इसमें नहीं लगेगा कस्टमर को। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और रोड एम्बुलेंस, दोनों अलग अलग कवर है। तो एक्सीडेंट का मैं कहता हूँ कि आप जरूर दीजिएगा, बिकॉज बहुत कम प्रीमियम आता है, आई थिंक 200 रुपए लगता है प्रीमियम शायद, और मिनिमम जो है वो 2 लाख रुपए का इसमें कवर होता है मेरे ख्याल से, वो मिल जाता है। तो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन बहुत आई थिंक यूजफुल बेनिफिट है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जरूरी नहीं है कि हर किसी का डेथ हो या फिर डिसेबिलिटी हो। कई बार ऐसा देखा गया कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा चोट लग गई, जिसकी वजह से वो 10 दिन 15 दिन तक हॉस्पिटल में ही रह गया और अच्छा खासा 2-3 लाख रुपए का बिल वहां पे आ गया। तो ये आप दे सकते हैं कस्टमर को। तो उसमें कंडीशन ये है कि मिनिमम उसको 24 घंटा हॉस्पिटल में रहना होगा। अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन है जो हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर करेंगे। इसके अलावा उसका अगर किसी तरह का प्री हॉस्पिटलाइजेशन इनकेस हो चुका है, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसका पैर फ्रैक्चर किया, तो सबसे पहले वो हो सकता है कि डॉक्टर के पास नहीं गया, टेस्ट वगैरह करवाया कहीं पे, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कुछ खर्च हुआ है अगर 60 डेज का, वो भी कवर करेंगे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर उसका कुछ खर्च वगैरह हो रहा है वो भी कवर है। इन केस अगर उसका कोई ट्रीटमेंट डे केयर में भी हुआ है तब भी उसको हम कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है इस पॉलिसी में, जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है, जो इसका यूएसपी है, इसमें हम लोग कैशलेस भी देते हैं। तो अगर इन केस ऐसा कोई जरूरत है और टाइप हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो कैशलेस भी कस्टमर को मिल जाएगा। इसके साथ में रोड एम्बुलेंस का भी अगर उसको जरूरत लगता है तो रोड एम्बुलेंस भी वो ले सकता है, जिसमें कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा एंड रोड एम्बुलेंस का कवर उसमें उसको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शनल कवर हो गए। इसके अलावा जो गांव में आई थिंक फार्मर्स वगैरह को ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसमें एक चिल्ड्रन एजुकेशन का हम दे सकते हैं। वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई फार्मर है या उस तरह का कोई भी आप मान लेते हैं कस्टमर है आपका, तो उसमें उसके बच्चे का पढ़ाई का खर्च हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इन केस कल को अगर जो डिपेंडेंट मान लेते हैं या फिर पेरेंट्स के ऊपर में डिपेंड है बच्चा, कल को अगर उसकी डेथ भी हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो एटलीस्ट उसके बच्चे का जो पढ़ाई का खर्च है वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड आता है, तो अगेन कस्टमर को ये एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके लेना पड़ेगा। देन इसमें एक ईएमआई पेमेंट कवर है। ईएमआई पेमेंट कवर के साथ में एक लोन प्रोटेक्टर भी यहाँ पे हम कस्टमर को देते हैं। तो ये दोनों कवर इंपॉर्टेंट है, वो दे सकते हैं कस्टमर को, लेकिन तभी ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा जब कस्टमर का अगर किसी तरह का कोई लोन वगैरह चल रहा है। तो लोन प्रोटेक्टर में क्या होगा, मान लीजिए कस्टमर का 10 लाख रुपए का लोन है या 5 लाख रुपए का लोन है, और कल को अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पूरा लोन अमाउंट हम यहाँ से बैंक को पे कर देंगे। इन केस मान लेते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ एंड एक्सीडेंट में हो सकता है कि उसकी
पार्शियल डिसेबिलिटी हुआ, एक हाथ या फिर एक पैर उसके कट गए, तो वैसे में उसका ईएमआई हम लोग यहाँ पे पे कर सकते हैं 3 ईएमआई, ठीक है। तो वो भी कस्टमर को हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। देन उसके बाद लॉस ऑफ इनकम डिसेबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कस्टमर का अगर बेड रेस्ट होता है तो यहाँ पे उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए किसी कस्टमर का एक्सीडेंट हुआ एंड एक्सीडेंट होने की वजह से पैर वगैरह उसके फ्रैक्चर कर गए, तो वैसे सिनेरियो में हो सकता है डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको 1 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली 1 महीना तक तो काम नहीं कर पाएगा, तो वैसे सिनेरियो में जो भी उसका मंथली इनकम होगा उसका 25% पर वीक के हिसाब से हम लोग उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। तो अगर डॉक्टर ने 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है तो मोटा मोटी 25% का हिसाब से आप समझ लीजिए पूरा 1 महीने का जो सैलरी है या 1 महीने का जो भी इनकम है वो हम कस्टमर को वहाँ पे कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर डॉक्टर ने 15 दिन का रेस्ट बोला है तो मतलब कि 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह का इनकम जो भी होगा वो हम यहाँ पे कॉम्पेंसेट करेंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शनल कवर है जो मैं कस्टमर को दे सकता हूँ। एंड दिस इज लोन प्रोटेक्टर कवर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके तहत कस्टमर का जो भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है वो पूरा पूरी हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। और एक है ट्रैवल एक्सपेंस बेनिफिट, चाहे तो दे सकते हैं। ट्रैवल एक्सपेंस बेनिफिट क्या है, मान लीजिए किसी फैमिली को हमने ये पॉलिसी दिया एंड उसमें कोई भी फैमिली पर्सन जो है वो बाहर गया एंड नाउ अगेन अगर उसका बाहर में अगर किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट हुआ और अगर वो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो यहाँ से जो होम टाउन से उसका जो भी फैमिली मेंबर बाहर जाएगा या फिर आएगा उसके आने जाने का जो खर्च है वो इसमें कवर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके एड ऑन है जो आई थिंक हम लोग कस्टमर को दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है आई थिंक जो इम्पोर्टेंट आप दे सकते हैं। इसके साथ में रोड एम्बुलेंस का कवर है ताकि ये एम्बुलेंस की अगर जरूरत पड़ी तो वो दे सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स एयर एम्बुलेंस में उतना ज्यादा नहीं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि फार्मर या उस तरह के कस्टमर्स को ज्यादा ये जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड हो जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स बेसिकली क्या होता है, जो रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग ये सब होता है, तो उसमें जो क्योंकि जान का खतरा रहता है तो उसको कवर करने के लिए होता है। और एयर एम्बुलेंस होता है कि अगर ऐसा कहीं जगह पे एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे रोड एम्बुलेंस नहीं जा सकता है तो एयर एम्बुलेंस का अगर वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो उसका भी हम लोग देते हैं। प्रीमियम इसका ज्यादा है बट उतना यूजफुल नहीं होगा हो सकता है, बट देख लीजिएगा जैसा हो। चिल्ड्रन एजुकेशन दे सकते हैं ताकि बच्चे का पढ़ाई का खर्च जो है वो कवर किया जा सके अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट। तो ईएमआई पेमेंट कवर जरूर उनको दीजिएगा जिनका ईएमआई चल रहा है, तो उस केस में हम लोग को ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आएगा, ठीक है। ये था लॉस ऑफ इनकम जो हमने देखा एंड लोन प्रोटेक्टर कवर। तो ये सारे ऑप्शनल कवर है, इसमें से जो भी कस्टमर कवरेज लेगा, ठीक है, उसका ही सिर्फ प्रीमियम उसको लगेगा एंड उसके अकॉर्डिंग वो बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा इन केस अगर उसको जरूरत पड़ता है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम समझते हैं कि सम इंश्योर्ड एलिजिबिलिटी क्या है या किसको कितना सम इंश्योर्ड दे सकते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो एक्सीडेंटल डेथ, टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 50,000 से लेके 25 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड है। मतलब किसी कस्टमर को मैं 1 लाख रुपया देना चाहूँ या 1 करोड़ रुपया, मैं दोनों सम इंश्योर्ड का ऑप्शन दे सकता हूँ, बट डिपेंड करता है कस्टमर का इनकम क्या है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो टर्म्स कंडीशन है कि कितना किसको दे सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि फीचर्स में डेथ है, यानी अगर मैं किसी को डेथ का कवर दे रहा हूँ तो प्रपोजर के लिए कितना मैक्सिमम एलिजिबल होगा, वो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है 100 टाइम ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम। इसका मतलब सपोज कीजिए अगर मैं एज अ प्रपोजर ये पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ तो मेरा इनकम प्रूफ अगर मान लेते हैं महीने का 10,000 रुपया है, तो 10,000 इंटू 100 आई थिंक 10 लाख रुपए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दैट मीन्स उस कस्टमर के लिए 10 लाख रुपए जो है वो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होगा कस्टमर का, यानी उसको हम 10 लाख से ज्यादा का सम इंश्योर्ड नहीं दे सकते। उसी तरीके से उसी फैमिली में मान लेते हैं वो अपने डिपेंडेंट स्पाउस या पेरेंट को ऐड करना चाह रहा है, तो 10 लाख का 50% इज 5 लाख रुपए। तो डिपेंडेंट स्पाउस या पेरेंट के लिए यहाँ पे प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो स्पाउस या डिपेंडेंट पेरेंट के लिए 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मैक्सिमम यहाँ पे दे पाएंगे क्योंकि वो प्रपोजल का जो भी सम इंश्योर्ड है उसका 50% है। एंड अगर वो चाइल्ड को ऐड कर रहा है तो अगेन
चाइल्ड के लिए 25% ऑफ द प्रपोजर का सम इंश्योर्ड, मतलब प्रपोजर का सम इंश्योर्ड कितना था 10 लाख, तो डिपेंडेंट चाइल्ड का वो हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। तो ये इसका मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होगा। इसमें डिपेंडेंट स्पाउस या पेरेंट का या डिपेंडेंट चाइल्ड का किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है। बाबू सुनो इधर आओ। ये तो पुराना वाला है, पुराना वाला है, बेडरूम है। ओके, नाउ इसमें अगर आप देखोगे ये डेथ का था, टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए यही लिमिट हो जाएगा 60 टाइम, मतलब 10,000 रुपए अगर मेरा इनकम है तो 10,000 इंटू 60 जो भी आएगा दैट इज माई मैक्सिमम सम इंश्योर्ड एलिजिबिलिटी एज पर द नॉर्म्स, ठीक है। तो ये इसका इनकम है। तो बेसिकली ये क्या है ना, जब आप सिस्टम में डालोगे या बॉट कैलकुलेटर में भी इसका आता है कैलकुलेशन, तो उसमें आपको इनकम पूछा जाएगा। ग्रॉस मंथली इनकम का मतलब है टोटल इनकम कितना होता है वो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसको दे सकते हैं, लगाना चाहिए ना, तो डेट बढ़ाए थे। ठीक है। सो इसमें कोई समझने में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो बताइए। ये भी पुराना तो पुराना है, लेकिन 17/12/24 ये रिलीज हुआ था होगा ना। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? इसका डेट था हो 16/9/25। इंश्योर्ड है तो मांगेंगे। 5 लाख 10 लाख का सम इंश्योर्ड में नहीं मांगा जाता, सिर्फ कस्टमर जो बताएगा डिक्लेरेशन बेसिस पे हम उसको दे देंगे। लेकिन कल को अगर क्लेम आता है तो कस्टमर को उतने रुपए का इनकम प्रूफ देना जरूरी है जितने रुपए का उसने बताया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें ये कैलकुलेट करना है। तो जनरली हम प्रपोजल को ही देंगे, तो याद रखिएगा मैक्सिमम सैलरी का 100 गुना हम उसको दे सकते हैं एज अ सम इंश्योर्ड, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे जो भी उसका इनकम प्रूफ, ठीक है। और ये सारे ऑप्शनल कवर्स का सम इंश्योर्ड ऑप्शन है, जैसे एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन पे मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर के मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड है, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन बेनिफिट में 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक का सम इंश्योर्ड है। तो इस तरीके से अलग अलग सम इंश्योर्ड के ऑप्शन पे हमको अलग अलग मिलेगा। तो ये मुझे सेलेक्ट करना होगा जब मैं पॉलिसी इशू कर रहा हूँ, तो ऑप्शनल कवर्स में जा करके मुझे ये सेलेक्ट करना होगा कि कौन से कवर के लिए कितना सम इंश्योर्ड मैं कस्टमर को देना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा फाइनेंशियल अंडरराइटिंग गाइडलाइन है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे बात हम ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड अगर कस्टमर ले रहा है तो हम उसको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट हम पॉलिसी इशू कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशुएंस। लेकिन क्लेम के टाइम पे अगेन हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कस्टमर का सम इंश्योर्ड 50 लाख से ज्यादा है तो पॉलिसी इशू करते समय ही हमें इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, वो चाहे आरटीआर के रूप में हो, सैलरी स्लिप हो, फॉर्म 16 हो, कुछ भी चलेगा। उसी तरीके से जो लॉस ऑफ इनकम का हमने देखा था जिसमें 25% ऑफ द मंथली इनकम हम लोग उसको सेटल करेंगे, तो उसमें अगर वो 15,000 रुपए पर वीक से अधिक का कवर लेना चाह रहा है एज पर हैज सैलरी, तो उसमें भी अगेन लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप या फिर 1 साल का आईटीआर कस्टमर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हायर सम इंश्योर्ड के लिए है। लोअर सम इंश्योर्ड में पॉलिसी इशू करते समय हम लोग डायरेक्टली कर पाएंगे। ये इसका बोनस है, अगर कस्टमर का क्लेम फ्री ईयर होगा तो एवरी ईयर 10% करके उसका सम इंश्योर्ड जो है वो एनहांस होता जाएगा मैक्सिमम 50% तक। ये डिस्काउंट ऑप्शन है। सो लॉन्ग टर्म में अगर कस्टमर चाहे तो ले सकता है, मतलब इस पॉलिसी में 2 साल और 3 साल का भी हमारे पास में ऑप्शन आता है। तो 2 साल का प्रीमियम अगर कस्टमर एक साथ पे करेगा तो 4% उसको डिस्काउंट मिलेंगे प्रीमियम में। अगर कस्टमर 3 साल का प्रीमियम एक साथ में पे कर रहा है तो 8% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड फैमिली डिस्काउंट यहाँ पे 10% कस्टमर को मिलेगा अगर 2 से ज्यादा मेंबर इसमें ऐड है तो, ठीक है। एंड बाकी टर्म्स कंडीशन नॉर्मल है। हाँ, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रिस्क क्लास 1, रिस्क क्लास 2, रिस्क क्लास 3। तो रिस्क क्लास 1 जो है बेसिकली उस तरह के जॉब प्रोफाइल है जिसमें लोग सिर्फ आप समझ लो ऑफिस में बैठे होते हैं, ठीक है, उनका कोई और बाहर या मार्केट में कोई काम वगैरह नहीं है। तो वैसे सिनेरियो में हम उसको रिस्क क्लास 1 में ले सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जो है मैनेजिंग फंक्शन वगैरह है, अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्चर, टीचर्स, ठीक है, ये सब कोई रिस्क क्लास 1 में आता है। बैंकर भी अगर बैंक में वो सिर्फ बैठता है तो, ठीक है, बाहर मार्केट में नहीं जाता है तो।
तो इस क्लास में रिस्क क्लास 1 आ जाएगा। तो रिस्क क्लास 1 का मतलब क्या है ना कि इनके साथ इनका ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है कि इनके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है, तो वैसे में इसका प्रीमियम थोड़ा कस्टमर को कम लगता है। इसके अलावा रिस्क क्लास 2 में कौन है? ऐसे पर्सन जो लेबर का काम करते हैं, मोटर मैकेनिक, गैराज मैकेनिक है, ड्राइवर वगैरह है, कैश कैरिंग एम्प्लॉय है, इंजीनियर वगैरह कोई है, ठीक है, या वेटनरी डॉक्टर है, या इस तरह के प्रोफेशन में आप किसी को देख रहे हो तो वो रिस्क क्लास 2 में आता है। तो इनका यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम उसको ज्यादा आएगा। एंड रिस्क क्लास 3 में ऐसे लोग हैं जिनके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, माइंस वगैरह में काम करते हैं अगर, ठीक है, सर्कस वगैरह में वो जॉब कर रहे हैं, इस तरह का अगर कोई है तो उसको हम लोग रिस्क क्लास 3 में रखेंगे। तो जनरली ज्यादातर जो हमारे पास केस आता है इधर रिस्क क्लास 1 और 2 का आता है। तो अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं कि कस्टमर का रिस्क क्लास समझ में नहीं आ रहा है, 1 में भी है 2 में भी है, जैसे हम अपना एग्जांपल ले ले, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है कुछ टाइम ऑफिस में रहते हैं, कुछ टाइम मार्केट में है, तो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में जब मैं हूँ तो वो मेरा रिस्क क्लास 2 का आ जाएगा, और अगर मैं ऑफिस में हूँ तो रिस्क क्लास 1। तो ऐसे कंफ्यूजन में सबसे अच्छा होगा आप उसका रिस्क क्लास 2 जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा पॉलिसी बनाते समय। ये आपको जरूरत पड़ेगा जब आप पॉलिसी इशू करेंगे, वहां पे पूछा जाएगा रिस्क क्लास कौन सा है, वो सिलेक्ट करना होता है। तो उसके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप उसका रिस्क क्लास यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी इशू होगा। ध्यान रखिएगा ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये रिस्क क्लास 2 था, गलती से हमने वहां पे रिस्क क्लास 1 डाल दिया, तो देयर इज अ चांसेस कि कस्टमर का क्लेम वहां पे डिनाई हो सकता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है रिस्क क्लास में तो बताइए। यहाँ पर देख रहा हूँ तो लाख रुपए का अगर आप किसी को कवर दे रहे हो तो बहुत कम, इसका कुछ 40-50 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम नहीं आता है। ठीक है, सो आप कैलकुलेट करोगे अगर तो प्रीमियम बहुत कम आता है। एंड कैलकुलेटर के लिए हमारे पास में बॉट कैलकुलेटर है, तो बॉट कैलकुलेटर का लिंक आई बिलीव कि आप लोगों के पास में होगा, क्योंकि हम लोग हेल्थ के लिए अगर प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो वहीं से होता है। तो उसी में देखिएगा जीपी का भी ऑप्शन आएगा, तो आप चाहें तो अभी चेक कर सकते हैं जीपी का, वहां पे सेलेक्ट कीजिएगा पॉलिसी, एंड वहां पे जो सम इंश्योर्ड है कस्टमर का जस्ट ऐसे ही देख लीजिएगा 5 लाख रुपए का। तो मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए का अगर आप पॉलिसी लीजिएगा, सिर्फ डेथ कवर अगर किसी को देते हैं तो कुछ 150-200 रुपए का प्रीमियम आएगा। इस तरह से अगर बाकी कवर भी हम ऐड कर देते हैं तो आई डोंट थिंक कुछ 400-500 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो प्रीमियम कैलकुलेशन वहां पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा बॉट कैलकुलेटर में सम इंश्योर्ड ऑप्शन वगैरह डाल करके, एंड उसके बेसिस पे आप किसी को भी प्रीमियम बता सकते हो। ठीक है, बॉट कैलकुलेटर का लिंक होगा ना प्रवेश सबके पास में? कहीं पे कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो प्लीज बताइए। पर्सनल एक्सीडेंट, ठीक है, सो पर्सनल एक्सीडेंट से मेरा मतलब होता है कि किसी भी तरीके से जो भी इंश्योर्ड है या जो भी पर्सन है, आप समझ लीजिए अगर उसका कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी रिस्क है ना उसको हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। तो एक्सीडेंट की वजह से क्या हो सकता है, सबसे बुरे हालात में किसी की डेथ हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी का दोनों हाथ या दोनों पैर कट गया, या मतलब बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन उसमें डैमेज हो गया।